देखिए, हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 10 का विज्ञान का पहला चैप्टर, जिसका कि नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें रासायनिक समीकरण की परिभाषा, फिर पढ़ेंगे अभिकारक क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे उत्पाद क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। उसके बाद इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि अगर समीकरण संतुलित नहीं है तो उसे संतुलित कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना, कि जैसे कोई यौगिक या पदार्थ है तो किस अवस्था में है, ठोस में है कि द्रव में है या गैस में है। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो प्रकार में कई प्रकार की अभिक्रियाएँ होती हैं। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे, फिर वियोजन या अपघटन, फिर पढ़ेंगे विस्थापन, फिर द्विविस्थापन, फिर उपचयन और फिर पढ़ेंगे अपचयन। और उसके बाद इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे संक्षारण और लास्ट चैप्टर हम इसमें पढ़ेंगे विकृत गंधिता। तो जब इतना हम पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर पूरा जो है समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम आप लोगों के लिए इसके करेंगे MCQ। MCQ का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मीन्स बहुविकल्पीय प्रश्न, क्योंकि इस बार जो कक्षा 10 की पेपर होगा तो उसमें बहुविकल्पीय एग्जाम भी होगी और जो लिखने वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी प्रश्न आएंगे। तो इसलिए आप लोग पूरा लेसन हम एक ही वीडियो में आप लोगों के लिए कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसलिए पूरा लेसन आप लोग ठीक से देख लीजिए और इस थ्योरी का नोट बना लीजिए और इसको याद कर लीजिए। बात समझ आई कि नहीं? क्या करना है? हाँ, इसको जो है तैयार कर लीजिए, ठीक है। और चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड को भी बता दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इसका बेनिफिट जो है वो उठा सके, ठीक है। अगर चैनल सब्सक्राइब आप लोग कर लेंगे तो हर वीडियो आप तक पहुंचेगी आसानी से, क्योंकि यूट्यूब जो है वो हर वीडियो को आप लोगों तक जो है वो नहीं पहुंचाता है, ज़रूर नहीं इंप्रेशन पहुंचे। तो इसलिए अपने यूट्यूब चैनल पर जाइए और यस कोचिंग लिखिए, क्लिक करिए, तो हमारी डेली के जो हम क्लास में पढ़ाते हैं अपलोड होने वाली वीडियो आप लोगों तक आराम से पहुंच जाएगी। चैनल को आप लोग डेली क्लिक करके देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर साइंस का, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसका पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। पहला पॉइंट कौन सा पढ़ेंगे? रासायनिक समीकरण। देखिए, पहला पॉइंट है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम लिखते हैं प्रतीकों या चिन्हों के रूप में। प्रतीकों के रूप में, प्रतीक का मतलब सिंबल अंग्रेजी में होता है। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H। सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। मैग्नीशियम क्या होता है? Mg। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों या चिन्हों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए या कोई पूछे रासायनिक समीकरण क्या है, तो आप लिखोगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, जब मैग्नीशियम का दहन किया जाता है, दहन का मतलब जलाना, किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में। वायु का मतलब होता है ऑक्सीजन। तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसको दिखाएंगे कैसे? सबसे पहले हमने लिखा मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है? Mg प्लस, हाँ बोलो, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है? ऑक्सीजन को लिखते हैं O2। कहाँ पे पहुँच गए थे? घर पहुँच गए थे क्या? हाँ, यहीं रहा करो। पढ़ते पढ़ते लोग सोचने लगते हैं, पहुँच जाते हैं घर। कभी कभी कुछ तो पहुँच जाते हैं रिश्तेदारी में अपने और यहाँ खाली शरीर रखा है घर, ठीक है। देखिएगा, तो मैग्नीशियम को कहते हैं Mg और ऑक्सीजन को O2। तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या सूत्र होता है? MgO। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को हमने दिखा दिया कैसे? प्रतीकों के द्वारा। तो जब भी रासायनिक समीकरण आपसे पूछा जाए सिर्फ आप इतना लिखेंगे। अब देखिए, ये तीर जो है, जिसको तीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एरो। तो एरो के बाईं तरफ ये होता है बायां, ये होता है दायां। तो बाएं तरफ जो पदार्थ होते हैं उनको कहा जाता है अभिकारक। क्या कहा जाता है? अभिकारक। तो अगर आपसे कोई पूछे अभिकारक क्या है,
तो आप परिभाषा क्या लिखोगे? लिखोगे वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। हाँ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, मीन्स हिस्सा लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक है। यहाँ पर क्या है? Mg, O2, Mg और O2 क्या है इस क्रिया में? अभिकारक है। ठीक है। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे उत्पाद क्या है, तो आप बताओगे रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ बनते हैं उन्हें कहा जाता है उत्पाद। आप ऐसे लिखोगे, हेडिंग डालोगे उत्पाद, उत्पाद। ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। तो लिखे, आप लिखोगे परिभाषा में वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं। जैसे आप देखिए इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ बन रहा है? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये MgO जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो क्या है? उत्पाद है। तो यहाँ पे लिख दोगे MgO, यहाँ पे क्या है? उत्पाद है। ठीक। तो आप अच्छे से समझे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे ये आप इसको नोट कर लें। फिर हम इसका अगला पॉइंट आपको बता रहे हैं कि रासायनिक समीकरण अगर संतुलित नहीं है तो उसे संतुलित कैसे करते हैं और संतुलित समीकरण किसे कहा जाता है। देखिए हमने लिखा है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हर डेफिनेशन की इंग्लिश मीनिंग जरूर याद कर लिया करो, बिकॉज फिर आगे चल के आपको आराम रहेगा। अदरवाइज़ फिर आगे क्लासेस में जब मान लो डॉक्टरी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो लोग जाते हैं वहाँ पे मान लो हिंदी नहीं दिख रही है, अगर बिल्कुल आपको इंग्लिश नहीं आती है तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी वहाँ। तो इसलिए जो भी परिभाषा है तो कम से कम जो हेडिंग होती है उसकी इंग्लिश जरूर याद रखो। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान होती है। कौन सा समीकरण संतुलित समीकरण है? जिसमें अभिकारक किसके? बोलो, अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या कैसी होती है? समान होती है। उसे संतुलित कहते हैं। जैसे ये इक्वेशन लिखा है Mg + O2 = MgO। हमें देखना ये संतुलित है कि नहीं। तो देखिए ये इधर वाले क्या हैं? अभिकारक। तो इधर मैग्नीशियम कितना है? 1 और इधर भी मैग्नीशियम कितना है? 1। यानी मैग्नीशियम दोनों तरफ संतुलित है, बैलेंस है। अब इधर देखिए, इधर ऑक्सीजन कितना है? 2 और इधर ऑक्सीजन कितना है? 1। तो ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर नहीं है। तो इसलिए ये समीकरण जो आपके सामने लिखा है ये समीकरण संतुलित नहीं है। तो ब्रैकेट में लिख दिया हमने संतुलित नहीं। ठीक। अगला एक इक्वेशन देखो। जैसे मान लो हमने लिखा Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2। ठीक है, देखिएगा, बाद में नोट कीजिएगा। अब देखिए बाएं तरफ ये क्या है? Zn। बाएं तरफ Zn कितना है? 1। बाएं तरफ यहाँ पे ऐसे लिख के देख सकते हो। यहाँ पे लिख दो तत्व और यहाँ पे लिख दो बायां और यहाँ पे लिख दिया दायां। तो जैसे हमने Zn लिखा जिंक, तो जिंक बाईं तरफ कितना? 1 और दाईं तरफ भी कितना? 1। यानी जिंक बराबर है।
अब देखिए हाइड्रोजन H लिखो, तो H जो है बाईं तरफ कितना है? 2। और दाईं तरफ H कितना है? 2, यानी H भी बराबर है। अब देखिए S लिखा है, ये क्या लिखा है? S H2SO4 है। तो S का मतलब होता है सल्फर, जिसको हिंदी में कहते हैं गंधक। तो S कितना है? 1। इधर S कितना है? 1। इसका मतलब सल्फर भी बराबर है। अब आ जाइए ऑक्सीजन O पर, तो O जो है बाईं तरफ कितना है? 1 नहीं, वो 4 लिखा है। O कितना है बाईं तरफ? 4 है, 4 है। और दाईं तरफ O कितना है? 4, यानी O भी बराबर है। तो देखिए सब बराबर हो गए, तो इसका मतलब ये समीकरण जो है कैसा है? संतुलित समीकरण है। तो इसके साथ आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि ये जो है संतुलित समीकरण है। ठीक है, नोट कर लो इसको। देखिए अगला पॉइंट देखिएगा कि समीकरण को संतुलित करना। किसी भी समीकरण को संतुलित कब करते हैं? जब वो संतुलित होता नहीं है। मान लो अगर कोई समीकरण संतुलित नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो उसको हम क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। और संतुलित करते वक्त आपको एक बात याद रखनी है, जो कि हमने यहाँ पे बोर्ड में लिख दी है। क्या हमने लिखा है? कि सबसे पहले उसे संतुलित करते हैं, हमने लिखा जिसके परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। हाँ, जैसे एग्जाम्पल में आप देखिएगा, मान लो हमने एग्जाम्पल लिखा, ये हमने लिखा Fe+, फिर हमने लिखा H2O इक्वल, और उसके बाद हमने लिखा Fe3O4 और फिर प्लस के बाद में हमने लिख दिया H2। अब देख के बताइए, इसमें चाहे वो बाईं तरफ हो चाहे दाईं तरफ, ये जरूरी नहीं किस तरफ हो, चाहे बाईं तरफ हो चाहे दाईं तरफ, तो किसके परमाणु सबसे ज़्यादा आपको नजर आ रहे हैं? ऑक्सीजन के, क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हैं? 4। तो अगर ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 हैं, 4 हैं, तो ऑक्सीजन इधर भी कितना होना चाहिए? 4। और इधर ऑक्सीजन है कितना? 1। तो ये 4 कब बनेगा? यहाँ 4 लगाएं कि यहाँ 4 लगाएं? यहाँ पीछे कभी नहीं लगाया जाता है ना, पीछे यहाँ सब लगते हैं एक दूसरे के। ठीक है, समीकरण संतुलित करने में जो भी संख्या बढ़ाएंगे वो आगे यहाँ पे बढ़ाएंगे। तो हमने लिखा Fe+, ये जो H2O है, तो इस ऑक्सीजन को 4 करने के लिए 4 कहाँ लिखा जाएगा? यहाँ ऐसे लिखा जाएगा। हाँ, इक्वल, ये जैसा लिखा है वैसे ही लिख देंगे। तो अब देखिए ऑक्सीजन इधर 4 है और ऑक्सीजन इधर पे कितना हो गया? 4। यानी जो ऑक्सीजन है टिक लगा दिया, वो बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ 4 लगाने से ये जो हाइड्रोजन पहले 2 था, अब हाइड्रोजन 2 नहीं रहा। अब देखिए 4 दूना 8, गुणा करते हैं, 4 दूना 8, हाइड्रोजन 8 हो गया। कभी कभी काम बनाने में कुछ गड़बड़ भी हो जाता है ना। जैसे कभी कभी नेता लोग चुनाव लड़ते हैं ना, तो काम बनाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है, बाद में फिर नुकसान हो जाता है। तो देखिए 4 दूना 8 हाइड्रोजन, तो अब इधर भी हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 8। लेकिन इधर हाइड्रोजन है कितना? 2। तो ये 8 कैसे बनेगा? अगर यहाँ पे 4 लिख दें तो 4 दूना 8 ही हो जाएगा। तो इस लाइन में नहीं लिखेंगे, आप इसको फिर आगे बढ़ाएंगे। Fe+4H2O इक्वल Fe3O4 और प्लस इस H2 के साथ लिख दिया हमने 4। तो पहले ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका था। अब देखिए आप हाइड्रोजन, ये देखिए 4 दूना 8 हाइड्रोजन इधर हो गया और 4 दूना 8 इधर हो गया, तो हाइड्रोजन भी बराबर हो गया। तो ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अब बचा क्या इसमें? Fe बचा खाली। तो देखिए इधर Fe कितना है? 3, Fe3 है ना, और इधर Fe कितना है? तो इधर भी Fe कितना होना चाहिए? 3। तो 3 कहाँ लगाएं? यहाँ कि यहाँ? आगे। तो इस Fe के पहले हम 3 लिख देंगे, प्लस 4H2O
इक्वल Fe3O4 और प्लस 4H2। ये आपका पूरा बैलेंस फाइनल आंसर होगा, क्योंकि एग्जाम में आपके समीकरण दी हुई होगी, उसको आपको संतुलित करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले उसे संतुलित करते हैं जिसके परमाणुओं की संख्या जो है सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसा करने में अगर दूसरे पे असर पड़ता है तो उसका भी ध्यान रखते हैं, उसको भी संतुलित करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, लिखा हुआ है भौतिक अवस्थाओं को संकेत लिखना। भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। अभिक्रिया में जो आपके अभिकारक या उत्पाद होते हैं, तो या तो वो ठोस अवस्था में होते हैं, या द्रव अवस्था में होते हैं, या गैसीय अवस्था में होते हैं, या उनका जलीय विलयन होता है। तो अगर कोई चीज़, चाहे वो अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, अगर वो ठोस अवस्था में है, किस अवस्था में है? ठोस, तो उसके साथ ब्रैकेट में हम एस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्यों एस लिखते हैं? क्योंकि ठोस को इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं और सॉलिड का पहला अक्षर यस होता है, इसलिए अगर कोई चीज़ ठोस अवस्था में है तो उसके साथ ब्रैकेट में एस लगा देते हैं। अगर अभिकारक या उत्पाद द्रव अवस्था में है, किस अवस्था में? तो उसके साथ ब्रैकेट में स्मॉल एल लिख देते हैं, क्योंकि द्रव को इंग्लिश में लिक्विड कहा जाता है। अगर अभिकारक या उत्पाद में से कोई गैसीय अवस्था में है, किस अवस्था में है? तो उसके साथ ब्रैकेट में स्मॉल जी लिख देते हैं। गैसीय का मतलब गैस, जी से शुरू होता है। अगर अभिकारक या उत्पाद में से कोई जलीय विलयन के रूप में है, किस रूप में है? जलीय विलयन। हाँ, तो जलीय विलयन को इंग्लिश में कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन, तो इसलिए उसके साथ ब्रैकेट में AQ लिखा जाता है। तो इन चार में से किसी एक रूप में वो हो सकता है। ठीक है, तो हमने वही लिखा है कि अभिकारक या उत्पाद के साथ उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। जैसे एक हमने समीकरण लिखा है 3Fe + 4H2O इक्वल Fe3O4 + 4H2। तो 3Fe के साथ हमने ब्रैकेट में S लिखा, इसका मतलब जो अभिकारक Fe है वो ठोस अवस्था में है। H2O के साथ हमने G लिखा, इसका मतलब ये गैसीय अवस्था में है। Fe3O4 के साथ S लिखा, इसका मतलब ये ठोस अवस्था में है। 4H2 के साथ G लिखा, इसका मतलब ये गैसीय अवस्था में है। अब यहाँ पे जो आप इसको फिर से देखें, जो H2O लिखा है, H2O पानी का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है? लेकिन ब्रैकेट में G लिखा है, तो G का मतलब तो गैस होता है, तो पानी गैस तो नहीं सकता है। तो फिर आखिर H2O के साथ पानी के साथ G क्यों लिखा है? तो कहीं भी H2O के साथ अगर आपको G लिखा मिले तो इसका मतलब वहाँ पे H2O जो है भाप के रूप में उपयोग किया जा रहा है। किस रूप में? भाप। तो यहाँ पे नीचे हमने लिखा नोट्स में कि H2O के साथ G लिखा है। H2O के साथ क्या लिखा है? G लिखा है। इसका अर्थ है कि क्या इसका अर्थ है? इसका अर्थ है कि H2O का उपयोग किस रूप में? भाप के रूप में किया गया है। जब भी आपको H2O के साथ G लिखा दिखे तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे H2O का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। नोट कर लीजिए इसको। देखिए अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो आपके चैप्टर में हैं, कितने तरह के आपको पढ़ना है? नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, फिर वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। उसके बाद फिर नंबर 3 पे विस्थापन,
फिर पढ़ना है द्विविस्थापन, फिर उपचयन और उसके बाद अपचयन। इतने प्रकार की आपको अभिक्रियाएं इस चैप्टर में पढ़नी है। तो नंबर 1 सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपसे कोई पूछे कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो आप बताएंगे जब कोई दो तत्व मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं तो इसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो परिभाषा में आप लिखेंगे कि जब दो तत्व मिलकर एक नया यौगिक बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कार्बन। तो कार्बन किस अवस्था में होता है? ये कार्बन आपका होता है ठोस अवस्था में, प्लस O2 ऑक्सीजन किस अवस्था में? गैस में। तो ये C प्लस O2 मिलके क्या बनता है? CO2। तो C प्लस O2 मिलके बना CO2 और इसके साथ भी ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? G। तो ये आपका हो गया संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पे आपने एक एग्जाम्पल भी देख लिया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल इसका आपको दिखा है। जैसे मान लो लिखा हुआ है आपका CaO ब्रैकेट में S प्लस H2O ब्रैकेट में L इक्वल CaOH का होल ट्वाइस ब्रैकेट में AQ और प्लस आगे जगह नहीं नीचे लिखे दे रहे हैं ऊष्मा। ठीक है। तो जो ये CaO है, CaO को कहते हैं चूना। क्या कहते हैं? चूना कहा जाता है। चाहे इसको चूना कहिए और चाहे कहिए बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। तो जो बिना बुझा है वो क्या है? खिला हुआ है, कली। यानी कुछ लोग इसको कली चूना भी बोलते हैं। ठीक है। CaO रासायनिक नाम तो कैल्शियम ऑक्साइड है, लेकिन बोलचाल की भाषा में इसे चूना या कली चूना बोला जाता है। तो ये है ठोस अवस्था में, इसलिए ब्रैकेट में S लिखा है। ये क्रिया करता है H2O। H2O क्या है? पानी। तो ब्रैकेट में L, क्योंकि H2O पानी क्या है? लिक्विड है। तो बनता क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। इसका रासायनिक नाम तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन इसका जो प्रचलित नाम है बोलचाल की भाषा में जो लोग लेते हैं, तो ये CaOH का होल ट्वाइस क्या है? बुझा हुआ चूना। ये कैसा चूना है? हाँ। अगर आपसे कोई पूछे कि बुझे हुए चूने का सूत्र बताइए, तो आप लिखेंगे CaOH का होल ट्वाइस। तो इसका रासायनिक नाम क्या बताया था? रासायनिक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्लस यहाँ पे क्या निकलती है? ऊष्मा। तो आपने देखा कि ये भी संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ये भी संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, लेकिन अंतर है इसमें ऊष्मा नहीं निकल रही है और इसमें ऊष्मा निकल रही है। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकले उसे ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपसे कोई बोले कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, तो आप बताओगे कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यहाँ पे हम नीचे लिखे दे रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, तो आप उसको बताओगे कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, हाँ, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।
और ये परिभाषा लिख दोगे और उसके साथ ये वाला एग्जाम्पल उठा के रख देना। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। अब उसके बाद अच्छा यहाँ पे देखिए ऊष्मा निकल रही है तो ऊष्मा छेपी है, और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा शोषित होती है क्या होती है? हाँ, यानी ऊष्मा ले तो उसको कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या कहते हैं? तो ये हुआ संयोजन। अब हम आपको बताएंगे नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया। देखिए नंबर 2 हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। इसे वियोजन भी कहते हैं और अपघटन भी कहते हैं, और इसका इंग्लिश में नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, तो जो वियोजन या अपघटन, तो अपघटन का मतलब होता है, वियोजन का मतलब टूट जाना। तो जब कोई एक पदार्थ, एक यौगिक 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है, जब कोई यौगिक 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है तो इसी को कहा जाता है वियोजन या अपघटन। अब ये जो टूट फूट है, यानी जो ये यौगिक 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है वो कई तरीके से टूटता है। एक टूटता है वो ऊष्मा की वजह से, तो जब हीट देने से टूटेगा, ऊष्मा देने से टूटेगा तो उसको कहेंगे ऊष्मीय वियोजन। जब कोई यौगिक इलेक्ट्रिक मीन्स विद्युत देने से टूटेगा तो उसको कहेंगे विद्युत वियोजन। और जब कोई यौगिक सूर्य की ऊष्मा देने से, प्रकाश देने से, सनलाइट से टूटेगा तो तब उसको कहेंगे प्रकाशीय वियोजन। तो इन तीनों पॉइंट को हम एक एक करके पढ़ेंगे, बहुत ही शार्ट है, एक एक लाइन में सब हो जाएगा। देखिए नंबर 1 पे आपका है ऊष्मीय वियोजन। तो ऊष्मीय वियोजन किसे कहते हैं? बिल्कुल एक लाइन में, कि जब वियोजन ऊष्मा की वजह से हो तो इसे कहेंगे ऊष्मीय वियोजन। हमने एग्जाम्पल लिखा, ये क्या है? CaCO3। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, लेकिन इसको कहा जाता है बोलचाल की भाषा में चूना पत्थर। तो जब चूना पत्थर को ऊष्मा देते हैं तो क्या बनता है? CaO यानी कली चूना बनता है। और क्या बनता है? CO2। तो CO2 क्या है? गैस। ठीक है। देखिए अगला है विद्युत वियोजन। तो विद्युत वियोजन कब होता है? जब वियोजन विद्युत देने से हो। इलेक्ट्रिक, जैसे मान लो एग्जाम्पल में लिखा है H2 है। H2 क्या है? जल है। तो जल का मतलब ये क्या है? लिक्विड, ब्रैकेट में L आप लिख सकते हैं। तो जब आप पानी में विद्युत प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रिक पास कराते हैं, तो पानी किसमें टूट जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। दोनों के साथ ब्रैकेट में G लिखा है, क्योंकि हाइड्रोजन भी गैस होती है और ऑक्सीजन भी गैस होती है। तो पहला हुआ आपका ऊष्मीय वियोजन, फिर विद्युत वियोजन, और तीसरा, इसी वियोजन का तीसरा भाग है प्रकाशीय वियोजन। तो प्रकाशीय वियोजन किसे कहते हैं? जब वियोजन प्रकाश की लाइट से हो, जब वियोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो। जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl। तो सिल्वर क्लोराइड क्या होता है? ठोस होता है। तो जब इससे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो किसमें टूटता है? Ag का मतलब सिल्वर। Ag किसको कहते हैं? सिल्वर, चांदी, और प्लस Cl2 में टूटता है। और इस क्रिया का प्रयोग कहाँ करते हैं? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसी अभिक्रिया का प्रयोग किया जाए। देखिए विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो विस्थापन है क्या? जैसे मोहिनी उठें और धक्का मार के ज़बरदस्ती नंदिनी को हटा दें, हैं, इनकी जगह पर जाके बैठ जाएं। अभी बेचारे उठेंगे या तो इस सीट पे भाग जाएंगे या कहीं चली जाएंगी, इनसे कोई मतलब तो है नहीं। तो एक आदमी उठे, दूसरे को धक्का मार के हटा दे, दूसरी जगह बैठ जाए, तो यानी इन्होंने क्या किया? तुमको क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया, हटा दिया। बस यही विस्थापन अभिक्रिया है। अब हटाता कौन है? अगर रियल लाइफ में देखें, जो आदमी ज़्यादा ताकतवर होता है वही तो धक्का मार के हटाता है। जिसकी ताकतें कम होगी वो बेचारा क्या हटा पाएगा, है नहीं? तो यही चीज़ रासायनिक अभिक्रिया में होता है। जो तत्व होते हैं, कुछ तत्व होते हैं अधिक सक्रिय और कुछ तत्व होते हैं कम सक्रिय। तो अधिक सक्रिय वाले तत्व क्या करते हैं? कम सक्रिय वाले तत्व को उसके विलयन से हटा देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। हमने वही डेफिनेशन में लिखा था कि अभिक्रिया में अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके विलयन से
विस्थापित कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ये Fe आयरन है और ये CuSO4 क्या है? कॉपर सल्फेट है। तो जो Fe होता है आयरन, ये कॉपर से अधिक सक्रिय होता है। तो Fe धक्का मार के Cu को बाहर कर देता है और Cu की जगह पर जाके बैठ जाता है। तो Fe जो है उठेगा यहाँ पे, इसको धकिया के अलग कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे बैठ जाएगा तो क्या बन जाएगा? FeSO4 और प्लस आगे बेचारा भागा, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठे, तो ये आ गया यहाँ पे अकेले कॉपर। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? विस्थापन अभिक्रिया का। देखिए अगला पॉइंट है द्विविस्थापन अभिक्रिया। पहले आपने संयोजन अभिक्रिया पढ़ा और संयोजन अभिक्रिया के बाद आपने पढ़ा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। फिर नंबर 3 पे आपने पढ़ा विस्थापन अभिक्रिया और नंबर 4 ये आपका है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए विस्थापन में क्या आपने पढ़ा, अभी देखा कि एक तत्व जो है दूसरे तत्व को हटा देता है। जो अधिक सक्रिय होता है वो कम सक्रिय वाले को हटा देता है। लेकिन द्विविस्थापन में यही काम क्या होता है? डबल होता है। यानी दो यौगिक होते हैं, एक यौगिक का आयन दूसरे को भगाता है, उसकी जगह पे बैठ जाता है, दूसरे वाला पहले को भगाता है और उसकी जगह पे बैठ जाता है। तो चूँकि दोहरा विस्थापन हुआ इसलिए इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? द्विविस्थापन। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिएगा, ये आपका है Na2SO4, इसको कहते हैं सोडियम सल्फेट और ब्रैकेट में हमने लिख दिया यहाँ पे AQ का मतलब होता है एक्वस, जिसको कहते हैं, यानी Na2SO4 जो है, जो सोडियम सल्फेट है, ये कैसा है? जलीय विलयन है। क्या बात है, कहाँ खोई हो भाई तुम? अच्छा तो ठीक है, हमने सोचा घर पहुँच गए। ठीक है, तो Na2SO4 क्या है? AQ जलीय विलयन है, प्लस ये मान लो क्रिया करता है किससे? आपका बैरियम क्लोराइड से, BaCl2। तो अब देखिए होता क्या है कि जो बैरियम है ये जो है इसको भगा देता है, किसको? सोडियम को, और बैरियम जाके इसकी जगह पे बैठ जाता है। और ये जो है, तो जब ये भगता है तो कहता है चलो तुम्हारी जगह खाली हुई तो हम तुम्हारी जगह पे आके बैठ जाएंगे। तो बैरियम जो है यहाँ पे आके बैठ जाता है। तो Na2 यहाँ से भागा और बैरियम यहाँ पे आके बैठा, तो क्या बन गया? BaSO4। तो ये बन जाता है BaSO4 का मतलब होता है बेरियम सल्फेट। अब ये Na जो है यहाँ पे Cl2 के साथ आ जाता है। तो Na2 का मतलब Na कितने हैं? 2 हैं, और Cl2 का मतलब Cl भी 2 हैं। 2 Na 2 Cl हैं, तो हमने लिखा NaCl और यहाँ पे पहले क्या लगा दिया? 2 NaCl। NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। ये किसका सूत्र होता है? साधारण नमक का सूत्र होता है। तो यहाँ पे जो ये है बैरियम क्लोराइड, इसके साथ भी आप AQ लिख सकते हो। AQ का मतलब कि विलयन कैसा है? जलीय विलयन है। हमने बताया था L का मतलब द्रव, S का मतलब ठोस, G का मतलब गैस और ब्रैकेट में AQ लिखा है। इस AQ का मतलब एक्वस, यानी वो जलीय विलयन के रूप में उपस्थित है। जो ये बैरियम सल्फेट है ये ठोस होता है, तो इसके साथ आप ब्रैकेट में चाहें तो S लिख सकते हैं। और जो ये NaCl है सोडियम क्लोराइड, ये भी क्या है? जलीय विलयन, तो इसके साथ आप एक्वस लिख सकते हैं। एक्वस का मतलब जलीय विलयन। तो द्विविस्थापन क्या है? परिभाषा इसलिए हमने आपको लिखी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो यौगिकों के बीच आयनों का परिवर्तन होता है। किसका परिवर्तन होता है? यहाँ पे जो सोडियम है और बैरियम है, ये क्या है? आयन है। तो बैरियम हटा देता है सोडियम को, तो सोडियम जाके बैठ जाता है बैरियम की जगह पर। ठीक है, तो चूंकि दोहरा विस्थापन हो रहा है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए अगला पॉइंट देखिएगा, एक चीज़ नोट्स में आप लिख लेंगे। एक शब्द होता है अवक्षेप, और अवक्षेप को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो अवक्षेप क्या होता है? अवक्षेप को आप ऐसे समझिएगा शुद्ध विलेज की भाषा में कि जैसे पानी है और पानी में आप धूल डालें, ठीक है, और उसको अगर हिला दें
तो पूरे में मिक्स हो जाती है। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए रख दें तो वो नीचे जाके पेंदी में बैठ जाती है। तो जो चीज़ नीचे बैठ जाती है उसी को कहते हैं अवच्छेद। क्या कहते हैं? अवच्छेद कहते हैं। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे? यह एक अविलेय, यानी जो घुले ना, ये एक अविलेय ठोस है जो द्रव से, जो द्रव में बनता है। और पेंदी का मतलब बॉटम, पेंदी में नीचे बैठ जाता है। उपचयन और अपचयन, जो आप लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो पहली थी संयोजन अभिक्रिया, नंबर 2 थी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया जो 3 प्रकार की थी, नंबर 3 थी विस्थापन अभिक्रिया जो आपने कल पढ़ा, नंबर 4 थी द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसे आपने कल पढ़ा। आज आप पढ़ेंगे उपचयन और अपचयन। तो हर चीज़ की एक पहचान होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि उपचयन अभिक्रिया क्या है, तो आप उपचयन में ये बताएंगे कि अगर किसी अभिक्रिया अगर किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़े, यानी अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या हो? वृद्धि हो। ऑक्सीजन की क्या हो? वृद्धि हो। और हाइड्रोजन का अगर ह्रास हो, ह्रास का मतलब होता है कमी, तो उसको कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। तो क्या लिखेंगे परिभाषा में? यदि किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या हो? वृद्धि या कमी? ऑक्सीजन की क्या हो? वृद्धि हो। ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की क्या हो? हाइड्रोजन की कमी, या कमी को ही बोलते हैं ह्रास। क्या बोलते हैं? ह्रास हो, तो इसे क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान। कोई आपसे पूछे उपचयन क्या है, आप बताओगे यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, हाइड्रोजन की कमी हो रही है, तो वो है उपचयन। अब अपचयन याद करने की आपको जरूरत नहीं है। अपचयन में जस्ट इसी का उल्टा लिख देते हैं। यानी जहाँ पे आपने लिखा कि ऑक्सीजन की वृद्धि, वहाँ पे इसमें क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन में कमी। ऑक्सीजन में कमी, और कमी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन में कमी को बोलते हैं ह्रास। और जहाँ पे लिखा है आपने, क्या लिखा है? नहीं, ऑक्सीजन की वृद्धि लिखा है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि, तो इसमें क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन की कमी। और जहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन की कमी, तो इसमें लिखेंगे हाइड्रोजन की वृद्धि। बाकी सारे शब्द जोड़ देंगे। तो इसकी जब परिभाषा बनाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? अगर आपसे कोई पूछे कि अपचयन क्या है, तो हम बोलेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या हो? कमी या ह्रास हो। ऑक्सीजन की क्या हो? ह्रास हो, और हाइड्रोजन की क्या हो? वृद्धि हो, तो उसे कहते हैं हम क्या? अपचयन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया। तो इसकी परिभाषा हमने पूरी नहीं लिखी है। ठीक है, आप लिखोगे, क्या लिखोगे? यहाँ से देखिए, लिखोगे यदि किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि की जगह पे क्या लिख देना? कमी।
और H की कमी की जगह पे यहाँ पे क्या लिख देना, वृद्धि। तो इसे उपचयन की जगह पे क्या लिख देना, फिर अपचयन। तो इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखिएगा, इसमें देखिए, किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी अभिक्रिया में क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होता है। एक अभिकारक उपचयित, बाद में नोट करिएगा आप लोग, पहले समझ लीजिएगा। एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक क्या होता है, अपचयित होता है। अभिक्रिया में एक अभिकारक क्या होता है, उपचयित, और एक अभिकारक क्या होता है, अपचयित होता है। तो इसे कहते क्या है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। इसे उपचयन अपचयन, उपचयन अपचयन अभिक्रिया अथवा, चाहे कहो उपचयन अपचयन, और अथवा चाहे इसी को कहो क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि अगर किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़े, ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो, तो इसको कहते हैं उपचयन। जब आपसे कोई पूछे अपचयन क्या है, तो उसी का उल्टा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन की ह्रास यानी कमी हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, तो इसको क्या कहते हैं, अपचयन। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक का क्या होता है, उपचयन, और दूसरे अभिकारक का होता है अपचयन। तो जब दोनों बातें होती हैं किसी अभिक्रिया में, तो इसको कहते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया, या इसी को कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। अगर आपसे सिर्फ कोई पूछे उपचयन क्या है, तो आप बोलोगे कि यदि किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो या ह्रास हो, तो उसे कहेंगे उपचयन। अगर कोई पूछे आपसे अपचयन किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे यदि किसी अभिक्रिया में किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि, यानी उसी का उल्टा बोलेंगे पहले वाले का, तो इसे हम क्या कहते हैं, अपचयन। अगर आपसे कोई पूछे कि उपचयन अपचयन क्या है, उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तब आप बताएंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो बाईं तरफ अभिकारक होते हैं, तो एक अभिकारक का उपचयन होता है और एक अभिकारक का क्या होता है, अपचयन होता है। इस अभिक्रिया को ही उपचयन या अपचयन अभिक्रिया बोलिए, और चाहे इसी का दूसरा नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो अब जो उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया है, इसका हम आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। देखिए, हमने एग्जाम्पल लिखा, यहाँ पे हम आपको दो एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। जैसे पहला हमने एग्जाम्पल लिखा आपके लिए, ZnO प्लस सी, ZnO प्लस सी इक्वल Zn प्लस CO। देखिए, ये एग्जाम्पल आपके सामने है, ZnO प्लस सी इक्वल Zn प्लस CO। तो यहाँ देखिए, इधर क्या है, C है, इस चीज़ को गौर से देखिएगा। इधर क्या है, C का मतलब कार्बन, और इधर क्या है, CO। इसका मतलब कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा, कार्बन में ऑक्सीजन क्या हुआ, तो चाहे कहिए जुड़ा और चाहे कहिए बढ़ा, यानी वृद्धि हुई। तो कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, इसका मतलब कार्बन क्या हो रहा है, जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है
तो इसको कहते हैं उपचयन। तो यानी कार्बन जो है उपचयन की जगह बोलेंगे उपचयित। तो कार्बन क्या हो रहा है, CO में उपचयित हो रहा है। तो लिखेंगे इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में C का मतलब कार्बन, CO में क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। और देखिए यहाँ पे इधर क्या है ZNO और इधर क्या है Zn। इधर देखिएगा, नोट बाद में करिएगा। इधर क्या है ZNO और इधर क्या रह गया Zn, यानी ZNO से ऑक्सीजन निकल गया, हट गया। तो कोई चीज़ हट गई यानी कमी आ गई। तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो इसको क्या कहते हैं, अपचयन। तो अपचयन का मतलब अपचयित, यानी ZNO जो है वो Zn में अपचयित हो गया। तो नीचे लिखेंगे ZNO Zn में अपचयित हुआ। अब देखिएगा, नोट बाद में करिएगा, गौर से देखिएगा। ये ZNO और CO ये दोनों क्या थे, अभिकारक थे। तो देखिए एक अभिकारक ZNO से Zn बन रहा है, यानी एक अभिकारक क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। और दूसरा अभिकारक क्या था, कार्बन। तो दूसरा अभिकारक क्या हो रहा, कार्बन CO में उपचयित हो रहा है। तो एक अभिकारक उपचयित हुआ और एक अपचयित हुआ। इसका मतलब जो ये रिएक्शन आपके सामने लिखी है वो क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है, या चाहे इसी को आप बोलिए उपचयन अपचयन अभिक्रिया। समझ गए। तो नीचे लिख देंगे, आता है यह उपचयन अपचयन अभिक्रिया है। आप बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कार्बन है उसमें ऑक्सीजन क्या हो रही है, जुड़ रही है, यानी कार्बन CO में उपचयित हो रहा है। लेकिन ZNO से ऑक्सीजन हट रही है, निकल रही है। तो जब ऑक्सीजन निकलती है तो इसको बोलते हैं अपचयन। तो इसलिए ZNO Zn में अपचयित हो रहा है। तो एक अभिकारक अपचयित हो रहा है, एक अभिकारक उपचयित हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को बोलेंगे अपचयन उपचयन अभिक्रिया, या इसी को बोलिए रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखिए आप इसका दूसरा एग्जाम्पल, इसी रेडॉक्स अभिक्रिया यानी उपचयन अभिक्रिया का दूसरा एग्जाम्पल। तो पहले एग्जाम्पल में जो आपने देखा तो ऑक्सीजन कहीं पे जुड़ रही थी और कहीं पे ऑक्सीजन निकल रही थी। उस एग्जाम्पल में कहीं भी हाइड्रोजन के विषय में हमने आपको नहीं बताया, जबकि परिभाषा में आपने पढ़ा है उपचयन में कि ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। और इसी तरह आपने अपचयन में पढ़ा कि ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि। तो हाइड्रोजन पहले एग्जाम्पल में कहीं आपको नहीं दिखा। दूसरा एग्जाम्पल हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि इसमें आपको हाइड्रोजन दिखेगा। तो देखिए जैसे लिखा है यहाँ पे MnO2, ठीक है, और प्लस 4HCl। MnO2 ये मैग्नीज ऑक्साइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड, ये H2O पानी, ये Cl2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए MnO2 के साथ क्या है, ऑक्सीजन। और देखिए दूसरा Mn यहाँ पे, तो यहाँ पे Mn के साथ ऑक्सीजन है मैग्नीज के साथ, लेकिन यहाँ पे Mn के साथ ऑक्सीजन नहीं है। तो इसका मतलब MnO2 से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है, हट रहा है। तो निकलने को क्या कहते हैं, कमी। तो कमी का मतलब क्या होता है, अपचयन। यानी MnO2 का MnCl2 में अपचयन हो रहा है। तो हमने लिखा यहाँ पे क्या हो रहा है, MnO2 का MnCl2 में क्या हो रहा है, अपचयन। यानी MnO2 जो है, MnO2 ये MnCl2 में अपचयन का मतलब लिखेंगे अपचयित हो रहा या अपचयित हुआ, ठीक। अब यहाँ देखिए ये 4HCl है। देखिए यहाँ पे Cl के साथ क्या है, H है, और यहाँ पे देखिए इसी Cl के साथ H नहीं है। यानी यहाँ Cl के साथ H है और यहाँ पे Cl के साथ H नहीं है, यानी H निकल गया।
तो जब H निकल जाता है तो इसको क्या कहते हैं? उपचयन। तो इसका मतलब HCl का Cl2 में उपचयन, यानी HCl Cl2 में उपचयित हो रहा है। तो हमने लिखा HCl Cl2 में क्या हो रहा है? उपचयित। तो एक अभिकारक अपचयित हो रहा है, दूसरा अभिकारक उपचयित हो रहा है, तो ये हुई अपचयन उपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया का ये उदाहरण है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए संक्षारण जो है, इस पे ये परिभाषा पूछी जाती है कि संक्षारण क्या है। तो इंग्लिश में संक्षारण को क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। तो जब धातुएं, और विशेष रूप से कौन सी धातु? लोहा, जब ये वायु के संपर्क में आए, पानी मतलब या नमी के संपर्क में आए, तो क्या होता है? जैसे लोहा है तो आयरन से क्रिया करके लोहे का क्या बन जाता है? ऑक्साइड बन जाता है, जिसको हम गांव या देहात की भाषा में कहते हैं कि जंग लग गई। अगर लोहा आप नमी में खुला छोड़ दें तो ऊपर जंग लग जाती है। वो जंग क्या है? वो लोहे का मतलब आयरन जो है खुले में पड़ा, यानी ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है। तो कोई भी पदार्थ जब वायु के संपर्क में आए, वायु मीन्स ऑक्सीजन, नमी के संपर्क में आए, तो होता क्या है? फालतू का पदार्थ बन जाता है। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट में बदल जाता है। तो किसी भी धातु का ऑक्सीजन के संपर्क में आने से, नमी के संपर्क में आने से, पानी के संपर्क में आने से ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट में बदल जाना, फालतू के पदार्थ, फालतू का मतलब अवांछित, अवांछित शब्द लिखा है ना, अवांछित बेकार की चीज़ों में बदल जाना, इसी क्रिया को हम कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं? संक्षारण। लोहे पे जंग लगना ये संक्षारण का ये उदाहरण है। इसके अलावा हमने नोट्स में यहाँ पे लिखा है, पहले हमने लिखा, यहाँ नोट्स में लिखा है संक्षारण के कारण जो कार के ढांचे होते हैं, ठीक है, या पुल हुआ, या लोहे की जो रेलिंग हुई, या जहाज या धातु, कौन से धातु? विशेष रूप से लोहे से बनी वस्तुओं को संक्षारण के कारण बहुत ही क्या होती है? क्षति होती है। क्षति का मतलब नुकसान होता है। अगला पॉइंट आपका है विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में रेनिसिडिटी। देखिए विकृत गंधिता, यहाँ पे गंध का मतलब स्मेल। स्मेल क्या हो जाए? विकृत हो जाए। विकृत का मतलब खराब आ जाए, खराब हो जाए, किसी चीज़ की स्मेल जो है खराब हो जाए। तो किसी भी चीज़ की स्मेल खराब कब होती है? कोई भी तेल वाली चीज़ है, जैसे आपने देखा होगा वो चिप्स की पैकेट आप लोग लेते हैं, तो जो कंपनी वाले चिप्स भरते हैं तो भाई उसमें या तो तेल लगा होगा, मतलब कोई चिकनाई लगी होती कि नहीं। तो जितनी भी तेल वाली चीज़ें होती हैं, तेल का मतलब वसा, फैट जिसको इंग्लिश बोलते हैं, तो ये वसा युक्त चीज़ें जब हैं, जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं, किसके संपर्क में? ऑक्सीजन का मतलब वायु, भाई ये खुला है, यहाँ क्या है? वायु है, वायु मीन्स ऑक्सीजन। तो जब ये वो ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं, और आपने पढ़ा है कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहा जाता है? उपचयन। तो ऑक्सीजन के संपर्क में जब ये आएंगी, खाद्य वाली चीज़ें, खाने वाली चीज़ें, चिप्स या कोई भी चीज़ हो, दाल मोट, तो इनमें सब में तेल लगा होता है, वसा लगा होता है। तो तैलीय चीज़ें या वसा युक्त खाने वाली चीज़ें जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं तो इनका क्या हो जाता है? उपचयन हो जाता है। क्या हो जाता है? उपचयन। तो उपचयन होने की वजह से इनकी स्मेल खराब हो जाती है, फिर खाने लायक नहीं आती है, मतलब एक अजीब स्मेल आती है, बदबू आने लगती है। तो इसीलिए कंपनी वाले जो आलू की चिप्स बनाते हैं तो करते क्या हैं? पैकेट से ऑक्सीजन गैस को निकाल देते हैं और उसकी जगह पे भर देते हैं नाइट्रोजन गैस। क्या भर देते हैं? नाइट्रोजन गैस। अब अगर कोई पूछे कि ऑक्सीजन हटा के चिप्स की पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, तो आप उसको बताइए नाइट्रोजन गैस कम क्रियाशील होती है, यानी कम सक्रिय होती है, इसलिए वो जो खाने वाली चीज़ भरी है नाइट्रोजन उससे क्रिया नहीं करती है। जब नाइट्रोजन उससे क्रिया नहीं वो करेगी, उसका उपचयन नहीं होगा, वो खाने वाली चीज़ खराब नहीं होगी, इसलिए ऑक्सीजन हटा के नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ।
ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में जो है इसके क्वेश्चन किए जाएंगे और फिर एक क्लास में इसके एमसीक्यू का मतलब जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। अब इस बार तुम्हारे क्लास 10th में बहुविकल्पी प्रश्न का भी पेपर होगा, तो उसका बहुविकल्पी का भी हम अलग से एक लेक्चर आप लोगों के लिए बनाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।